इस बिना पर उसे उम्मीद थी कि हेमो बकाल अकबर और बैरम खान को पानीपत के मैदान में शिकस्त देगा। लिहाजा उसने ये सोचा कि अगर अकबर और बैरम खान को शिकस्त हुई तो हिंदुस्तान का असल हुक्मरान तो हेमो बकाल हो जाएगा। लिहाजा शिकस्त उठाने के बाद अकबर और बैरम खान यकीनन पंजाब का रुख करेंगे। चुनाचे उसने इरादा किया कि इन दोनों के पंजाब की तरफ आने से पहले पहले वो पंजाब को फतह करके लाहौर में मुकीम हो जाए और एक खासा बड़ा लश्कर तैयार करके लाहौर में कला बंद हो जाएगा। अगर अकबर और बैरम खान ने उस पर जरब लगाने की कोशिश की तो शहर में महसूर रहकर उनका मुकाबला करता रहेगा और उन्हें पंजाब के किसी इलाके पर कब्जा नहीं करने देगा। अपने जहन में इन ख्यालात को जन्म देते हुए सिकंदर शाह सूरी एक बार फिर किस्मत आजमाने के लिए एक खासा बड़ा लश्कर लेकर कोहिस्तान सवालक से निकला और लाहौर का रुख किया। ख्वाजा खिजर खान को जब खबर हुई कि अकबर और बैरम खान के अलावा दूसरे सालारों की मसरूफियत को देखते हुए सिकंदर शाह सूरी किस्मत आजमाने पर आमादा हो गया है और एक लश्कर लेकर उसने लाहौर का रुख किया है, तब पंजाब का हाकिम खिजर खान भी जो लश्कर उसके पास था उसे लेकर निकला ताकि सिकंदर शाह सूरी का मुकाबला करे और उसे वापस कोहिस्तान सवालक की तरफ मार भगाए। लाहौर से 35 मील के फासले पर ख्वाजा खिजर खान और सिकंदर शाह सूरी एक दूसरे से टकराए। इस टकराव के नतीजे में सिकंदर शाह सूरी ने ख्वाजा खिजर खान को शिकस्त दी और ख्वाजा खिजर खान अपने लश्कर के साथ भागकर लाहौर में कला बंद हो गया। इन हालात की खबर जब अकबर और बैरम खान को हुई तो वो बड़े परेशान हुए। लिहाजा अपने एक सालार खाने आजम को एक लश्कर देकर फिलफार लाहौर के हाकिम ख्वाजा खिजर खान की मदद के लिए रवाना किया और फिर उसके पीछे पीछे अकबर और बैरम खान खुद भी सारे लश्कर को लेकर लाहौर की तरफ रवाना हुए। अगर बात ख्वाजा खिजर खान तक ही महदूद रहती तो शायद सिकंदर शाह सूरी आगे बढ़कर लाहौर का मुहासरा कर लेता और ख्वाजा खिजर खान से हुक्मरानी छीनकर पंजाब पर अपना तसल्लुत मजबूत कर लेता। उसे ये भी खबर मिल गई थी कि अकबर और बैरम खान ने अपने एक सालार खाने आजम को एक लश्कर देकर ख्वाजा खिजर खान की मदद के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन सिकंदर शाह सूरी ने खाने आजम को भी कोई अहमियत न दी। उसने फैसला कर लिया था कि जहां वो शहर के नवाब में खाने आजम पर हमलावर होकर उसे तहस नहस कर देगा और उसके बाद लाहौर की तरफ पेशकदमी करते हुए शहर का मुहासरा करके शहर ख्वाजा खिजर खान से खाली करा लेगा, खाने आजम का एक लश्कर के साथ लाहौर की तरफ आना ही सिकंदर शाह सूरी के लिए इत्मीनान का बाइस था। इसलिए कि उसने अपने दिल में ये बात ठान ली थी कि अकबर और बैरम खान खुद लाहौर का रुख नहीं करेंगे। इसी बिना पर उन्होंने ख्वाजा खिजर खान की मदद के लिए अपने एक छोटे सालार खाने आजम को एक लश्कर देकर रवाना कर दिया है और ये सूरत हाल यकीनन सिकंदर शाह सूरी के लिए हौसला अफजा थी। लेकिन अपने छोटे सालार खाने आजम के पीछे पीछे जब खुद अकबर और बैरम खान भी लश्कर लेकर लाहौर की तरफ रवाना हुए तब सिकंदर शाह सूरी के औसान खता हो गए। वो जानता था कि वो अकबर और बैरम खान का मुकाबला नहीं कर सकेगा, लिहाजा जो इरादे उसने बांध रखे थे उनसे वो बाज आया। पहले तो वो खाने आजम की परवाह किए बगैर लाहौर की तरफ पेशकदमी किए हुए था और जब अकबर और बैरम खान के आने की उसे इत्तला मिली तो बड़ी तेजी से पलटा और बड़ी बर्फ रफ्तारी से सफर करता हुआ मानकोट नाम के किले में जाकर महसूर हो गया। ये किला जम्मू की पहाड़ियों के करीब हुआ करता था और अब कश्मीर का एक हिस्सा है। अकबर और बैरम खान को जब खबर हुई कि लाहौर की तरफ पेशकदमी करते करते सिकंदर शाह सूरी रुक गया है और उनकी आमद का सुनकर वो मानकोट की तरफ भागा है और वहां किले में महसूर हो गया है, तब अकबर और बैरम खान ने भी अपने लश्कर के साथ किला मानकोट का रुख किया। मानकोट नाम का ये किला शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में जंगजू गखड़ों की बेखुनी के लिए पहाड़ी इलाके में एक बुलंद तरीन मकाम पर तामीर करवाया था। अकबर और बैरम खान भी अपने लश्कर को लेकर मानकोट पहुंचे और किले का उन्होंने मुहासरा कर लिया। सिकंदर शाह सूरी ने यह ख्याल किया कि अगर अकबर ने बजोरे शमशीर किला फतह किया तो फिर यकीनन उसे मौत के घाट उतार देगा। चुनाचे उसने अकबर का मुकाबला करने की बजाय अपना एक मोतबर आदमी अकबर की तरफ रवाना किया और ये गुजारिश की कि आप अपना कोई अमीर मेरे पास भेजें ताकि मैं अपना मुद्दा बयान करके बादशाह के हुक्म के मुताबिक अमल कर सकूं। अकबर को सिकंदर शाह सूरी की ये बात पसंद आई। चुनाचे उससे बात करने के लिए एक शख्स शमसुद्दीन मोहम्मद खान का इंतखाब किया गया, जिसे तारीख के औराक में खाने आजम के नाम से याद किया जाता था। ये शख्स जहां अकबर का बड़ा वफादार था, वहां अकबर भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। चुनाचे खाने आजम शमसुद्दीन मानकोट के किले में सिकंदर शाह सूरी से मिलने के लिए गया।
जब दोनों की मुलाकात हुई तब सिकंदर शाह सूरी खाने आजम शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, मुझसे बड़ी गलती और खता हुई कि अकबर की मसरूफियात को देखते हुए मैं कोहिस्तान सवालत से निकला और ख्वाजा खिजर खान पर हमला हवर हुआ। इन हालात में मैं समझता हूँ मेरे जराइम इतने ज्यादा हैं कि बादशाह के सामने जाते हुए मुझे शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अपने बेटे शेख अब्दुर्रहमान को शाही हुजूर में भेजूं और खुद बंगाल चला जाऊं। साथ ही मैं इस बात का अहद करता हूँ कि बंगाल पहुंचकर पुरसुकून जिंदगी बसर करूंगा और आइंदा कभी भी बादशाह की इताअत से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। सिकंदर शाह सूरी की इस गुफ्तगू से खाने आजम शमसुद्दीन भी बेहद खुश हुआ था। वहां से वो वापस अकबर और बैरम खान के पास आया और जो गुफ्तगू सिकंदर शाह सूरी से हुई थी उसकी तफसील अकबर से उसने कह दी। अकबर ये गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ, चुनाचे उसने सिकंदर शाह सूरी की दरखास्त को कबूल कर लिया। इस मौके पर बैरम खान ने भी अकबर से सिकंदर शाह सूरी की सिफारिश की और बैरम खान के कहने पर ही सिकंदर शाह सूरी को अखराजात के लिए चंद अजला उसके मातहत कर दिए। चुनाचे बंगाल जाकर जो अजला उसके मातहत किए गए थे वहां उसने रिहाइश अख्तियार कर ली और इसी हाल में वो 12 साल बाद इंतकाल कर गया था। सिकंदर शाह सूरी का मामला निपटाने के बाद अकबर और बैरम खान ने अपने लश्कर के साथ लाहौर का रुख किया। मौर्रखीन लिखते हैं कि जुलाई के महीने में अकबर लाहौर पहुंचा। क्योंकि अकबर लाहौर को पसंद करता था, लिहाजा अपने लश्कर के साथ उसने चंद माह लगातार लाहौर ही में क़याम किए रखा। इसके बाद दिसंबर में लाहौर से निकलकर वो दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जालंधर के मुकाम पर अकबर ने अपनी फूफीजाद सलीमा बेगम की शादी बैरम खान से कर दी थी। जालंधर में खुशी की ये रस्म अदा करने के बाद अकबर ने अपने लश्कर के साथ फिर दिल्ली का कस्द किया। रास्ते में अकबर के मुखबिरों ने उसे इत्तला दी कि मेवात के एक शख्स हाजी खान ने, जो कभी हेमो बकाल के लश्कर में एक सालार की हैसियत से काम कर रहा था, पानीपत के मैदान में हेमो की शिकस्त के बाद वो नरनौल की तरफ भाग गया। वहां उसने मुगलों के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। अकबर को ये भी इत्तला दी गई कि बगावत खड़ी करने के बाद उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और अब वो अपने लश्कर के साथ सरहिंद शहर में मुकीम है। ये पहला मौका था कि अकबर की नजर इनायत आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाइयों पर पड़ी। चुनाचे एक लश्कर आसिफ खान की कमानदारी में देकर मेवात के हाजी खान की बगावत को फुरू करने के लिए रवाना किया गया। चुनाचे अकबर और बैरम खान तो अपने लश्कर को लेकर दिल्ली की तरफ चले गए, जबकि आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाई जो लश्कर अकबर ने मुहैया किया था उसे लेकर सरहिंद की तरफ बढ़े। हाजी खान ने पहले तो सरहिंद से बाहर निकलकर उनका मुकाबला किया, लेकिन जो लश्कर अकबर ने आसिफ खान और आदिल खान के हवाले किया था उससे काम लेते हुए दोनों भाइयों ने हाजी खान को बदतरीन शिकस्त दी। इसी दौरान अकबर ने एहतियात की खातिर अपने 2 और सालारों को भी सरहिंद की तरफ रवाना किया। इस सूरत हाल को बागी हाजी खान ने अपने लिए खतरा जाना, लिहाजा अपनी जान बचाने की खातिर वो गुजरात भाग गया और वहां उसने पनाह ले ली थी। इस तरह आसिफ खान और आदिल खान दोनों कामयाबी से इस मुहिम को सर करके अकबर के लश्कर में वापस आ गए थे और यूं अकबर की निगाहों में उन दोनों भाइयों की कदर व कीमत बढ़ गई थी। इसी दौरान मुगल सल्तनत के अंदर बैरम खान की वजह से एक कोहराम और इनकलाब उठ खड़ा हुआ। बैरम खान जो खाने खानान था और सल्तनत के सारे उमूर पर उसकी गिरफ्त थी, उससे कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां हुई कि वो अकबर जो उससे पहले हर काम बैरम खान के मशवरे से करता था, अब वही बैरम खान उसकी निगाहों में तेजी से गिरने लगा। ये इनकलाब बैरम खान की चंद गलतियों, कोताहियों या कुछ बदगुमानियों की वजह से रूनुमा हुआ। पहली बदगुमानी कुछ इस तरह थी कि मानकोट में जब अकबर ने सिकंदर शाह सूरी पर काबू पाया और वहां से वो लाहौर की तरफ लौटा तो रास्ते में अकबर और बैरम खान के दरमियान पहली बदगुमानी पैदा हुई। हुआ कुछ यूं कि एक रोज बादशाह ने 2 नामी गिरामी हाथियों को आपस में लड़ाने के लिए मैदान में छोड़ा। मुगलों का ये तरीक़ेकार था कि अक्सर व बेशतर वो हाथियों को लड़ाकर खुद और दूसरों को भी खुश किया करते थे और उनके पास ये वक्त गुजारने का बेहतरीन शगल था। इससे पहले भी बादशाह हाथियों को आपस में लड़ाया करते थे। जब दोनों हाथियों को आपस में टकराने के लिए छोड़ा गया तो हाथी उस जगह लड़ाए गए जहां पड़ाव कायम किया गया था। एक तरफ अकबर था, दूसरी तरफ बैरम खान का खैमा था। अब हाथी आप से आप लड़ते हुए बैरम खान के खैमे के पास पहुंच गए। इस मौके पर तमाशाइयों के शोर गुल से पूरा मैदान गूंज उठा था। बैरम खान ने जब देखा कि दोनों मस्त हाथी लड़ते हुए उसके खैमे की तरफ गए हैं तो उसने अपने लिए बदशगुनी समझा और अपने दिल में ये ठानी कि शायद अकबर के इशारे पर यह काम किया गया है और हाथियों को अकबर के इशारे पर
اس کے خیمے کی طرف دھکیلا گیا ہے، حالانکہ ہاتھی خود بخود گئے تھے۔ چنانچہ اس بدگمانی کے تحت بیرم خان نے اکبر کی رضائی ماں کے شوہر ماہم اتکا کو پیغام بھجوایا، ان دو مست ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے میرے خیمے کی طرف جانا جس کے اشارے پر عمل میں آیا، میں ہاتھیوں کا خیمے کی طرف جانے کا سبب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر کسی چغل خور نے میری طرف سے کوئی ناگوار بات بادشاہ سے کہی ہے اور اس بات سے بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو مجھے بتایا جائے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ جواب میں ماہم اتکا نے کہا کہ ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے آپ کے خیمے کے قریب پہنچ جانا محض ایک اتفاقی امر ہے، اس میں نہ کسی کا ہاتھ ہے اور نہ اسے کسی سازش کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن بیرم خان کی بدقسمتی کہ وہ ماہم اتکا کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ اکبر کی نگاہوں میں بیرم خان کے گرنے کی دوسری وجہ کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک صاحب خواجہ کلام بیگ تھے، ان کے بیٹے کا نام مصاحب بیگ تھا۔ یہ مصاحب بیگ کبھی بیرم خان کے ملازموں میں شامل تھا اور پھر کسی وجہ سے اس نے بیرم خان کی ملازمت ترک کر دی اور ایک طرح سے وہ بیرم خان کے مخالف گروہ میں شامل ہو گیا۔ بیرم خان کو اس کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور اس نے مصاحب بیگ کو اس کی اس حرکت پر ٹوکا بھی، لیکن مصاحب بیگ نے دوبارہ بیرم خان کے پاس آ کر اس کے حلقے میں شامل ہونا پسند نہ کیا۔ چنانچہ بیرم خان نے اس موقع پر انتہا پسندی سے کام لیا، بجائے اس کے کہ مصاحب بیگ کو وہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ بیرم خان نے مصاحب بیگ کو دہلی میں قتل کروا دیا۔ مصاحب بیگ چونکہ مغل تھا لہٰذا اس کے قتل کیے جانے پر مغل امراء اور سالاروں نے بیرم خان کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اکبر اور بیرم خان کے درمیان نفرت اور دوری کی خلیج کی تیسری وجہ کچھ اس طرح پیدا ہوئی کہ ایک شخص پیر محمد تھا۔ یہ شخص بہترین سالار، بہترین لشکری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عالم دین بھی تھا۔ اس کی انہی صفات کو دیکھتے ہوئے اکبر نے اسے اپنا استاد اتالیق اور مقرب خاص مقرر کیا تھا۔ اب اس پیر محمد کی اکبر کی نگاہوں میں ایسی عزت، ایسا وقار ہو گیا تھا کہ اکثر اراکین سلطنت اور امراء اس کے گھر کے چکر کاٹتے تھے، لیکن ملاقات کی نوبت نہ آتی تھی۔ بیرم خان کو پیر محمد کے بڑھتے ہوئے اس اقتدار اور عزت و وقار سے مخالفت پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے پیر محمد کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتفاق سے انہی دنوں پیر محمد بیمار پڑ گیا اور بیرم خان اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا۔ پیر محمد کے گھر کے سامنے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ جب بیرم خان اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا تو درباروں نے بیرم خان کو روکا اور کہنے لگے، پہلے ہم پیر محمد سے اجازت لیں گے پھر آپ کو اندر جانے دیں گے۔ دربانوں کی اس حرکت پر بیرم خان بڑا برہم ہوا۔ اسی دوران پیر محمد کو بھی اطلاع ہو گئی کہ بیرم خان اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، لہذا پیر محمد سکونتی حصے سے بھاگا بھاگا باہر آیا۔ دربانوں نے جو بیرم خان کو روکا تھا اس کی پیر محمد نے بیرم خان سے معذرت طلب کی اور بیرم خان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا، لیکن چونکہ بیرم خان اپنے ساتھ بہت سے مسلح جوان لے کر گیا تھا لہذا سب کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ چند ملازموں کو بیرم خان کے ساتھ اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس حرکت پر بھی بیرم خان پیر محمد کے خلاف چراغ پا ہو گیا۔ اس ملاقات کے بعد جب پیر محمد صحت یاب ہو گیا تب بیرم خان ایک دم اس کے خلاف حرکت میں آیا اور اکبر سے مشورہ کیے بغیر اس نے پیر محمد کو گرفتار کر کے بیانہ کے قلعے میں بند کر دیا۔ پیر محمد اکبر کا استاد، مقرب خاص اور اتالیق تھا۔ اس کے خلاف یہ حرکت بیرم خان کی طرف سے ایک بہت بڑا جرم تھا اور اکبر کو بتائے بغیر پیر محمد کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دینا ایک بہت بری حرکت بھی تھی۔ چند روز تک پیر محمد بیانہ کے قلعے میں قیدی کی حیثیت سے پڑا رہا۔ پھر بیرم خان کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہاں سے نکل کر وہ اکبر سے اس کی شکایت ہی نہ کر دے، لہٰذا اسے ہندوستان سے نکال کر بذریعہ کشتی مکہ معظمہ روانہ کر دیا اور خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بیرم نے پیر محمد کی جگہ حاجی محمد خان سیستانی کو اکبر کا اتالیق اور مقرب مقرر کر دیا، اس لیے کہ حاجی محمد خان سیستانی بیرم خان کا اپنا آدمی تھا۔ اکبر اور بیرم خان کے درمیان چوتھی غلط فہمی کچھ یوں پیدا ہوئی کہ علی قلی خان جو کسی دور میں اکبر کا بہترین سالار تھا اور جس کو مشرق کے صوبوں کا حاکم بنا دیا تھا، ایک غلام کے سلسلے میں اس کے اور اکبر کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اکبر کی اس مخالفت کی پرواہ کیے بغیر بیرم خان علی قلی کو اپنا بہترین ساتھی، بہترین مصاحب اور اس کو اپنا طرفدار خیال کرنے لگا تھا۔ بیرم خان کی ان کوتاہیوں، غلطیوں، زیادتیوں اور قتل کی وارداتوں کی صدائے بازگشت چاروں طرف گونجنے لگی تھی، لہٰذا اکبر کے اہل خانہ کے علاوہ اس کے قریبی حلقے بھی
अकबर से बैरम खान की शिकायत करने लगे। इस तरह अकबर के अजीज़ो अकारिब और उसके हल्का अहबाब में दिल्ली का हाकिम शहाबुद्दीन अहमद खान निशापुरी, जो अकबर की रज़ाई माँ का दामाद था, उसके अलावा माहमद का, जो अकबर की रज़ाई माँ का शौहर था, वो खुलकर बैरम खान के खिलाफ अकबर से बातचीत करने लगे। इसके बाद इस बातचीत में माहम अक्का का बेटा अधम खान और अकबर की माँ हमीदा बेगम भी शामिल हो गई थी, इसलिए कि हमीदा बेगम बैरम खान को उसकी उन गलतियों की वजह से सख्त नापसंद करने लगी थी। बैरम खान के अलावा उसके करीबी साथी और दोस्त अली कली खान शेबानी, जिसे अली कली खान सिस्तानी भी कहा जाता है, दोनों को खबर हो गई थी कि उनकी गलतियों और कोताहियों की वजह से अकबर का हल्का अहबाब उनके खिलाफ हो चुका है। अली कली खान को खाने ज़मान भी कहकर पुकारा जाता था। अब दोनों ने तहैया कर लिया कि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करें जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ उनसे हुई हैं, उनकी तलाफी करके अकबर की निगाहों में फिर पहले जैसा मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इसी दौरान बैरम खान को उसके साथियों ने यह भी खबर दी कि वो बैरम खान ने, जो अकबर के उस्ताद पीर मोहम्मद की बेइज्जती करके उसे हिंदुस्तान से मुल्क बदर कर दिया है, तो उसकी इस हरकत की वजह से अकबर के दिल में उसके खिलाफ बदगुमानियां गहरी हो चुकी हैं। चुनाचे बैरम खान अपने किए पर पछताने लगा। लिहाजा अपनी इन सारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए उसने अकबर को ये तरगीब दी कि गवालियार के किले पर हमलावर होकर उसको अपनी ममलकत में शामिल कर लेना चाहिए। ये मशवरा देकर बैरम खान एक तरह से अकबर की तवज्जो अपने मामलात से हटाकर फतुहात की तरफ करना चाहता था। इस मकसद को हासिल करने के लिए बैरम खान ने अकबर से मशवरा करने के बाद आदिल खान के बड़े भाई आसिफ खान को एक लश्कर का कमांडर बनाकर गवालियार पर हमलावर होने के लिए रवाना कर दिया। गवालियार किसी दौर में शेरशाह सूरी के बेटे सलीम पाशा सूरी का मस्कन हुआ करता था और इसके बाद आदिल शाह की तरफ से इसका एक गुलाम, जिसका नाम सुहेल था, वो इस किले पर काबिज था। सुहेल नाम के इस गुलाम को जब खबर हुई कि बैरम खान के मशवरे पर गवालियार पर हमलावर होने और इस पर कब्जा करने के लिए अकबर ने एक लश्कर गवालियार की तरफ रवाना किया है, तब मुगलों से इस किले को बचाने के लिए गुलाम सुहेल ने अंदर ही अंदर एक साजिश तैयार की। उसने राजा मान सिंह के पोते राजा राम शाह को ये पैगाम दिया कि तुम्हारे आबाओ अजदाद इस किले के हाकिम थे और तुम्हारे असलाफ से सूरी खानदान ने यह किला छीन कर कब्जा कर लिया था। अब बैरम खान के कहने पर अकबर की नजरें इस किले पर जम गई हैं और किले पर कब्जा करने के लिए एक लश्कर भी रवाना कर दिया है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि अकबर के लश्कर के पहुंचने से पहले पहले तुम खुद आकर अपने इस आबाई किले पर कब्जा कर लो और इसके मुआवजे में मुझे कुछ रकम दे दो। सुहेल के इस पैगाम को राम शाह ने अपने लिए खुशखबरी और गैबी इमदाद जाना। चुनाचे एक लश्कर लेकर गवालियार पर कब्जा करने के लिए वो रवाना हुआ। इतनी देर तक आसिफ खान भी अपने लश्कर को लेकर गवालियार के नजदीक पहुंच गया था। साथ ही एक मकामी जागीरदार जिसका नाम इकबाल खान था और मुगल सल्तनत का वफादार था, अपने जाती लश्कर के साथ हरकत में आया। इस तरह वो राम शाह से टकराए। आसिफ खान और इकबाल खान ने राम शाह को बदतरीन शिकस्त दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। राम शाह के साथ जहां बहुत सा मालो असबाब था, वहां बेशुमार लड़कियां भी थीं, इसलिए कि राम शाह तो गवालियार में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने के लिए रवाना हुआ था और उसे यकीन था कि एक बार वो गवालियार के किले पर काबिज हो गया तो मुगलों ने अगर उस पर हमलावर होने की कोशिश की तो वो गवालियार में महसूर होकर उनका मुकाबला करता रहेगा और गवालियार पर अपने कब्जे को बरकरार रखेगा। अब राम शाह की बदकिस्मती के इकबाल खान और आसिफ खान दोनों ने उसे बदतरीन शिकस्त दी। राम शाह के पास जिस कदर मालूमता था उस पर भी कब्जा हो गया और जो लड़कियां उसके लश्कर में शामिल थीं, जिनके साथ वो गवालियार का रुख किए हुए था, वो भी गिरफ्तार कर ली गईं। दूसरी तरफ गुलाम सुहेल खान को जब खबर हुई कि उसने तो राम शाह से मुआवजा लेकर गवालियार का किला उसके हवाले करने का इरादा किया था, लेकिन राम शाह को बदतरीन शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया गया है, तो किले के अंदर महसूर हो गया। इकबाल खान और आसिफ खान ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया था। सुहेल खान को अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उसने सोचा कि वो ज्यादा दिन तक तो किले में महसूर रहकर इकबाल खान और आसिफ खान का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसने खुफिया तौर पर तेज रफ्तार कासिद अकबर की तरफ रवाना किए और अपनी इताअत और फरमाबरदारी का इजहार किया, जिसके नतीजे में अकबर ने एक शख्स हाजी मोहम्मद खान को गवालियार का हाकिम बनाकर रवाना किया और उसे यह हुक्म दिया कि आसिफ खान से कहे कि वो लश्कर लेकर वापस आ जाए।
साथ ही ग्वालियर के साबिक हाकिम सुहेल को भी आगरा ले आए, जबकि हाजी मोहम्मद खान को एक तरह से ग्वालियर का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था।